अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सिमसिम टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आसिम अमीर खान और हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच जो शुरू होने जा रहा है परसों से, यानी कि 2 फेब से। टेस्ट मैच है वाइजैग में, विशाखापट्टनम और इंडिया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि इंडिया यहाँ पे भी फ़िलहाल अनबीटन है और मुझे लगता है कि इंग्लैंड पूरी कोशिश करेगा इसको चैलेंज करने की, इंडिया का अनबीटन रिकॉर्ड तोड़ने की, जैसा उन्होंने हैदराबाद में किया। लेकिन आसान नहीं होगा क्योंकि इंडिया हमेशा कम बैक करता है अच्छे तरीके से। पिछली दफ़ा भी जो रूट की कप्तानी में इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच जीत गया था पिछले दौरे में, जब उन्होंने भारत का दौरा किया था। लेकिन उसके बाद इंडिया ने अच्छा कम बैक किया था और सीरीज़ इवेंचुअली जीती थी। लेकिन उस वक्त एक बात का फ़र्क ज़रूर था, वो थी विराट कोहली की कप्तानी। और मेरा ख्याल है कि विराट कोहली की कप्तानी और विराट कोहली की फील्ड चेंजेस और उनके टैक्टिक्स और उनकी एनर्जी, उसका कोई मैच नहीं है। उनको कोई मैच नहीं कर सकता। और रोहित शर्मा की कप्तानी में थोड़े बहुत लूप होल्स हैं जो हमें नज़र आते हैं। लेकिन अगर आप नोट करें तो इंग्लिश मीडिया ने ऑलरेडी इंडिया को अटैक करना शुरू कर दिया, रोहित शर्मा को अटैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये एक बड़ा तरीका होता है। ये रिकी पॉन्टिंग की स्ट्रेटजी होती थी। अगर आप रिकी पॉन्टिंग के बयान देखें, उनके इंटरव्यूज़ देखें, और वो कहते भी थे, उन्होंने अपने कप्तानी के दौर में ये किया कि वो कहते थे अगर आप लीडर को पकड़ लो ना, लीडर को आप डाउन कर दो किसी भी तरह से, ऑन द फील्ड या ऑफ द फील्ड, तो उसके बाद आप पूरी टीम को ढेर कर सकते हो, उनको हरा सकते हो। जेफरी बॉयगर्ड का जैसे आज बयान आया कि रोहित शर्मा क्यूट कैमियोज़, अच्छे कैमियोज़ खेलता है छोटे मोटे, और उसके बाद कोई ऐसी उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। 37 साल के वो हो गए हैं, 37 ईयर्स ओल्ड, वो इंडिया के कप्तान है। और उन्होंने कहा कि उनके कप्तान इस तरह के कैमियोज़ खेलते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर उनके स्टैट्स देखे जाएँ तो पिछले 4 साल में रोहित शर्मा ने सिर्फ 200 किए हैं इंडिया में। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि रोहित शर्मा एवरेजेस हाईएस्ट इन द इंडियन बैटिंग लाइनअप एट होम। अगर पिछले 4 साल की बात की जाए, ही इज़ एवरेजिंग ऑलमोस्ट 45 या 44, 40 अबव है। और उनके 100 भी जो हैं 2, वो सबसे ज़्यादा ही हैं। अब ऑब्वियसली 4 साल में ये मतलब तो नहीं कि आपने 20-25 मैच खेलनी है। सो इट ऑल डिपेंड्स। लेकिन ये साइकोलॉजिकल चीज़ होती है जिससे आप, एक बंदा या टीम ऑलरेडी डाउन होती है। और ये गोरों का बड़ा अच्छा टैक्टिक होता है। तमाम गोरे जो है ना ये करते हैं, ऑजीज़ हो गए या इंग्लिश मीडिया हो गए, ये यही करते हैं कि जब आप अंडर प्रेशर होते हैं तो आपको और डाउन करने की कोशिश करते हैं। और ये तरीका होता है वारदात का। लेकिन मुझे लगता है कि खैर इंडिया अंडर प्रेशर ज़रूर होगा। उसके बावजूद इतना उनको एक्सपीरियंस है, जैसे कि विक्रम राठौर ने भी कहा, राहुल द्रविड़ ने भी कहा, कोचिंग स्टाफ ने, उनकी मैनेजमेंट ने ये कहा है कि ये प्लेयर्स, इतना इनके पास एक्सपीरियंस है और ये इन चीज़ों से गुजरे होते हैं और इनको होता है एक्सपीरियंस, इनको पता है कि कैसे कम बैक करना है। लेकिन आसान नहीं होगा ऑब्वियसली। अब अगर टीम कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो जो चांसेस नज़र आ रहे हैं वो ऑब्वियस है कि केएल राहुल की जगह रजत पाटीदार आएंगे, क्योंकि पैकिंग ऑर्डर में रजत ऊपर हैं और पहले उनकी सिलेक्शन हुई है, तो शायद सरफराज से पहले उन्हीं का डेब्यू हो। सरफराज खान का डेब्यू हो भी सकता है अगर इंडिया ये चाहे कि जडेजा की जो बैटिंग एबिलिटीज़ हैं, अगर उनकी जगह वो बॉलर शामिल करते हैं तो बैटिंग कम हो जाएगी। और देखा जाए तो इंडिया जो पहला मैच हारा है वो बेसिकली चेज़ ना करने पे हारा है, यानी बैटिंग जितनी लंबी हो उनको चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप बॉलिंग ही, इंडिया ये भी सोच रहा होगा कि अगर लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट हो जाए, जडेजा की जगह वाशिंगटन सुंदर खेल लें, ये एक अच्छी ऑप्शन है। बॉलिंग भी कवर हो सकती है और तो वाशिंगटन सुंदर बैटिंग भी अच्छी कर सकते हैं। और इस तरह इंडिया ये भी सोच रहा है कि 4 स्पिनर्स के साथ जाए, 4 स्पिनर्स के साथ, यानी कि कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज की जगह टीम में आ जाएं, तो सिराज की जगह कुलदीप यादव एक, दूसरे अश्विन, तीसरे अक्षर पटेल और चौथे वाशिंगटन सुंदर, 4 स्पिनर्स हो जाएंगे। और केएल राहुल की जगह रजत आ जाएंगे। बाकी बैटिंग लाइनअप वही रहेगी। और मेरा भी ये ख्याल है कि इस टेस्ट मैच में अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है रजत से पहले सरफराज खान का डेब्यू होना चाहिए डोमेस्टिक के स्टैट्स देखते हुए। लेकिन नज़र यही आ रहा कि रजत का डेब्यू होगा। मैं भी नहीं चाहता कि गिल को, शुभमन गिल को और आयर को इंडिया भी ड्रॉप करे। मुझे लगता है उनको 1 या 2 मैचेस और देने चाहिए, या पूरी सीरीज़ देनी चाहिए। आप पूरी एक सीरीज़ दें, उनको कहेंगे आपने पूरी सीरीज़ खेलनी, आप कुछ ना करें कोई बात नहीं, ये सीरीज़ आपकी है, फिर देखेंगे वो क्या करते हैं। क्योंकि चांस अब अगर आपने देना है तो प्रॉपर दें। अगर आपने एक बंदे को डिस्कार्ड ही करना है, फिर मयंक अग्रवाल या करुण नायर इनकी तरह ना करें। करुण नायर एवरेजेस 60, ट्रिपल सेंचुरी करके बाहर बैठे हुए हैं, दोबारा खेले ही नहीं कभी। मयंक अग्रवाल के 20 मैचेस में 400 हैं, 21 मैचेस में 400, 650,
और गिल 20 मैच खेल चुके हैं, उनकी एवरेज 30 है, सिर्फ 200 हैं और 450 है मेरा ख्याल है। तो मयंक अग्रवाल के साथ एक अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट भी हुआ है, उम्मीद करते हैं कि वो बेहतर होंगे और उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी फाइल की है। लेकिन जैसा वसीम जाफ़र ने एक मशवरा दिया है, मेरा भी यही ज़ाती ख्याल है कि रोहित शर्मा को ये देखते हुए कि एक्सपीरियंस नहीं है, 12 साल बाद इंडिया टेस्ट मैच खेल रहा है, 12 साल हो गए जब लास्ट टाइम इंडिया विदाउट विराट कोहली और जडेजा के खेला था। और इस टीम में अगर आप देखें, ना विराट कोहली है, ना रहाने, ना पुजारा है, ना केएल राहुल है, ना जडेजा है, ये 5 प्लेयर्स आपके मेन हैं ही नहीं। एक्सपीरियंस की इतनी कमी है कि जो रूट के जो रन्स हैं वो पूरी इंडिया का जो सेकंड टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड है उससे ज़्यादा है। और जायसवाल भी यंग है। तो वसीम जाफ़र ने जो मशवरा दिया मेरा ख्याल अच्छा मशवरा है कि मिडिल ऑर्डर में क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस की कमी है, तो रोहित शर्मा अगर नंबर 3 पे आ जाएं और गिल को उनकी कंफर्टेबल पोजीशन में ओपन भी करने दें, एक तो वो ऑलरेडी अंडर प्रेशर है, और वसीम जाफ़र ने कहा था कि जो उनको इंतज़ार करना पड़ा गिल को, दिस इज़ नॉट हेल्पिंग हिम, तो आप ट्राई करें जायसवाल और गिल को ओपन कराएं। नंबर 3 पर अगर रोहित शर्मा आ जाएं तो मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और उसके बाद नंबर 4 पे आप रजत को खिलाना है तो आप नंबर 4 पे आप आयर को या रजत को खिला लें, फिर 5 पे उनको खिला लें, 6 पे आपके भारत हो जाएंगे, 7वें पे आपके अक्षर पटेल हो जाएंगे, वाशिंगटन सुंदर 8 पे आ जाएंगे, 9 पे अश्विन होंगे, फिर बुमराह होंगे 10 पे, और फिर 11 पे कुलदीप यादव। मेरा ख्याल है कि ये बेस्ट बैटिंग लाइनअप होगी इंडिया की और ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है मेरे हिसाब से। और इंग्लैंड भी ये सोच रहा है कि ऑल स्पिन अटैक के साथ जाएं, और चांसेस ये हैं कि जैक लीच क्योंकि इंजर्ड हो गए हैं, तो एक तो उन्होंने अब ज़ाहिर है जो रूट से बॉलिंग करानी है उन्होंने गिन लिया कि जो रूट को काउंट कर लिया एज स्पिनर, हार्डली भी खेलेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ड्रॉप हो अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं होते अनफॉर्चुनेट। उसके अलावा रेहान अहमद भी खेलेंगे और वो भी पहुंच गए हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया इंग्लैंड की स्क्वाड को। चांसेस हैं कि जैक लीच को रिप्लेस करेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि इंग्लैंड क्या मार्क वुड के साथ जाएगा या किसी और फास्ट बॉलर के साथ। मार्क वुड की जो पेस मैंने देखी थी, हालांकि उन्होंने इतनी बॉलिंग नहीं की, उसके बावजूद वो 150 टच नहीं कर रहे थे। अब उसकी क्या वजह है? वो अनफिट हैं, फिट नहीं है, आपको ये तो पता ही हम सबको कि वो इंजरी प्रोन है। तो मेरा ख्याल है पिछली जो विकेट थी उस विकेट पे भी जेम्स एंडरसन बहुत काम आ सकते थे। वो आपका एज एक तरह का मीडियम स्पिनर के तौर पर काम कर सकते हैं। उनके जो ऑफ कटर्स और लेग कटर्स हैं जो बॉलिंग में, और जब रिवर्स स्विंग होगी, नो वन इज़ बेटर देन जेम्स एंडरसन इन दोज कंडीशंस पूरे इंग्लैंड के स्क्वाड में। तो इंग्लैंड को चाहिए, बॉलिंग तो आपने कम ही करानी है उनसे, इतना वो थकेंगे भी नहीं और फ्रेश भी। तो मार्क वुड की जगह जेम्स एंडरसन को खेलना चाहिए, और अगर आपने 4 स्पिनर्स के साथ जाना है तो आप जाएं। ये एक रिप्लेसमेंट इंग्लैंड की अच्छी हो सकती है, बाकी जो स्क्वाड ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। और इंडिया का भी मेरा ख्याल है, जो मैंने ये बताया कि अगर रजत आ जाते हैं, वैसे तो मैं चाहता हूँ सरफराज आएँ और वाशिंगटन सुंदर जडेजा की जगह आ जाएं, कुलदीप यादव सिराज की जगह आ जाएं, तो आपकी बैटिंग लाइनअप जो है वो ठीक है। हाँ, बस रोहित शर्मा वो अगर 3 पे बैटिंग कर लें तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिडल में हो जाएगा, क्योंकि रोहित शर्मा वो वाहिद बैट्समैन थे जिनकी अप्रोच थोड़ी सी बेहतर थी पहले टेस्ट मैच में चेस करते हुए, उनका इंटेंट सबसे बेहतर था। और जायसवाल ने दूसरी इनिंग में पता नहीं क्यों ब्लॉक करना शुरू कर दिया और शेल में चले गए, लेकिन रोहित शर्मा नहीं गए थे। रोहित शर्मा ने अपनी गेम अगर आप देखें वर्ल्ड कप 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप से कंटिन्यू किया उस इंटेंट को, T20 में भी, वनडे में भी और टेस्ट में भी। तो ये बड़ा अच्छा कर रहे हैं, अच्छे इंटेंट से खेल रहे हैं। विक्रम राठौड़ ने भी ये कहा है कि हम जिस अप्रोच के साथ जाना चाहते हैं वो इंटेंट है, हम अच्छी क्रिकेट खेलना चाहते हैं, रिजल्ट्स। और ड्रेविड ने भी ये कहा कि रिजल्ट्स जो हैं हम उनकी परवाह नहीं करते। लेकिन यहाँ पे एक बात है जो पिछले 1-1.5 साल से मैं इंडियन क्रिकेट में देख रहा हूँ कि वो कहते तो यही हैं, लेकिन मौका आता है या वो प्रेशर की सिचुएशंस आती हैं या करने वाली, वहाँ पे वो इस इंटेंट को भूल जाते हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी में अक्सर देखा गया। अब इसमें रोहित शर्मा का ऑब्वियसली कसूर नहीं है, ये प्लेयर्स का है, रोहित शर्मा तो करते ही हैं, लेकिन ये टीम मैनेजमेंट को भी करना चाहिए प्लेयर्स से बात कि आपने फिर कैरी ऑन करना और आपको कॉन्फिडेंस हम देंगे, हम बैक करेंगे, आप फ़ौरन ड्रॉप नहीं होंगे। क्योंकि ये डर ही होता है जो एशियन प्लेयर्स को ज़्यादा होता है, इंडिया या पाकिस्तान में देखा जाए तो यही कॉमन होता है। अब दूसरी तरफ अगर आप इंग्लैंड को देखें, वो जब ये कहते हैं कि हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, हमें रिजल्ट्स की परवाह नहीं है। बेन स्टोक्स ने जो कप्तानी संभाली थी उन्होंने यही कहा था, तो उन्होंने वाकई कभी रिजल्ट्स की परवाह नहीं की। और उनके प्लेयर्स ये नहीं करते कि उस अप्रोच के साथ अगर जाएँ तो अगली इनिंग में स्लो हो जाएँ, वो इसी माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं कि उनकी इंटेंट ये रहेगी। विराट कोहली और रवि शास्त्री के दौर में ये बात देखने को मिली थी कि उन्होंने भी यही कहा था कि हमें भी परवाह नहीं है कि रिज़ल्ट क्या आता है। जब कोहली ने और शास्त्री ने कहा था कि हम चाहते हैं
कि हम इस इंटेंट से क्रिकेट खेलें, जैसा कि बेन स्टोक्स और मैकलम ने भी कहा था कि जो पिच का सवाल है वो इक्वेशन से बाहर ही हो जाए। आप ये डिपेंड ही ना करें इस बात पे कि पिच कैसी है, कंडीशंस कैसे हैं। आप अच्छी क्रिकेट खेलें, प्लेयर्स को डोमिनेट, बॉलर्स को डोमिनेट करें। और जैसा कि बेन फॉक्स ने भी कहा है कि हम जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं वो ये है कि हम बॉलर्स को डोमिनेट करें, बॉलर्स को अटैक करें, इससे पहले कि बॉलर्स हम पे हावी हों, हम उन पे हावी हों। सो दिस इज़ द राइट अप्रोच और इंडिया को चाहिए कि इसी अप्रोच के साथ जाए। और अगर वो कह रहे हैं तो बाकी ये कि मुझे ज़ाती तौर पर इतनी उम्मीद है कि इंडिया कम बैक करेगा और आसानी से इंग्लैंड को दूसरा टेस्ट मैच भी प्लेट में रख के नहीं दे देगा। फ़ाइट अच्छी होगी। पहला मैच भी बहुत अच्छा हुआ, फ़ाइट हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता वैसे कि दूसरा टेस्ट मैच भी आसानी से इंग्लैंड जीत लेगा। जीत सकता है ऑब्वियसली, लेकिन चांसेस हैं कि इंडिया टफ़ टाइम देगा। और अगर इंडिया ने रैंक टर्नर बनाया, प्रॉपर रैंक टर्नर एक्सट्रीम, तो बहुत मज़ेदार मैच देखने को मिलने वाला है। उसकी वजह यह कि इंग्लैंड की टीम तो चलें स्ट्रगल करेगी स्पिन के अगेंस्ट, और इंडिया के पास भी वो प्लेयर्स, एक्सपीरियंस प्लेयर मिडिल में नहीं होंगे जो स्पिन को अच्छा खेल सकें। स्पिन को अच्छा खेलने वाले प्लेयर्स इंडिया की टीम से बाहर हैं। कोहली भी बाहर हैं, पुजारा, रहाणे नहीं है, और राहुल भी बाहर हैं। मिडिल ऑर्डर में ये नए प्लेयर्स जैसे रजत आता है या भारत है, और आयर ऑलरेडी अंडर प्रेशर हैं। और स्पिन के अगेंस्ट हालांकि उनकी गेम अच्छी थी, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है जब आप हॉरिबली आउट ऑफ फॉर्म होते हो तो ये इफेक्ट करता है। और गिल भी आउट ऑफ फॉर्म है, तो जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो किसी भी बॉलिंग के अगेंस्ट आप स्ट्रगल करते हो जो आपकी स्ट्रेंथ भी हो। लेकिन फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट ये जो यंगस्टर्स हैं ये थोड़े से ईज़ पे होते हैं। लेकिन स्पिन, अगर बहुत ज़्यादा स्पिनिंग विकेट हुई और टर्नर हुआ तो मेरा ख्याल है कि ये इंग्लैंड के हक़ में भी जा सकता है। तो हो सकता है इंडिया ये सोच रहा हो कि हम फ्लैट पिच बना दें, लेकिन फ्लैट पिच में फिर वही रिस्क है कि बैस बॉल की वो जो अप्रोच है, अगर उन्होंने रन्स ही इतने कर दिए और जिस रेट के साथ वो रन्स करते हैं, टेस्ट मैच का फ़ैसला फिर होना ही होता है। सो लेट्स सी कि किस तरह की पिच विशाखापट्टनम की होती है। इंडिया क्या प्रेफर करता है, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ क्या डिसाइड करते हैं और किस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं। चांसेस यही हैं शायद जो मैंने टीम बताई है, हो सकता है इंडिया इसी टीम के साथ जाए। और इंग्लैंड को भी जेम्स एंडरसन को इंक्लूड ज़रूर करना चाहिए, उनका एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। और ये एक्साइटिंग टेस्ट मैच होने वाला है पहले मैच से ज़्यादा, क्योंकि इंडिया 1-0 डाउन है और वो कम बैक करने की सोच रहे हैं, और इंग्लैंड उसी अप्रोच में है जिसमें वो पहले थे। इंग्लैंड को कोई परवाह नहीं है कि वो हारे या जीते, लेकिन ये टेस्ट मैच इसलिए मज़ेदार होने वाला है कि इंडिया कम बैक करना चाह रहा है, क्योंकि 2-0 से वापस आना वुड बी मोर टफर। सो लेट्स सी विराट कोहली, केएल राहुल इंडिया को कब अवेलेबल होते हैं, जडेजा कब अवेलेबल होते हैं, और इस टेस्ट सीरीज़ का क्या फ़ैसला होता है। अगर मैं इंडिया की मैनेजमेंट में या सिलेक्शन में हूँ तो मैं पहला काम जो है करूँगा वो गिल को और आयर को पूरी सीरीज़ दूंगा, पूरे चांसेस दूंगा जब तक कि विराट कोहली या केएल राहुल वापस नहीं आ जाते। और उसके बाद भी अगर मुझे किसी को ड्रॉप करना पड़ा तो मैं इनमें से किसी को ड्रॉप करके जो पहला काम है करूँगा वो ये है कि मयंक अग्रवाल को मैं ओपनिंग में वापस लाऊंगा। द मैन हैज़ स्कोर्ड रन्स इन डिफ़िकल्ट कंडीशंस एंड ही डिज़र्व्स टू बी इन द इंडियन स्क्वाड। वो पता नहीं क्यों पैकिंग ऑर्डर में इतना नीचे चले गए। और सरफराज खान का डेब्यू भी होना चाहिए। रजत का हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरफराज खान को भी चांसेस मिलने चाहिए। इसी के साथ नाजरीन आपसे लेते हैं इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दें हमें। आप फीडबैक में सजेशंस भी दे सकते हैं, आइडियाज़ भी दे सकते हैं कि आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं जो हमारी डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ चल रही है। अपना ख्याल रखें। सिमसिम टीवी से हम लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।